सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 33 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics and we will learn and understand the topic terms, factors and coefficients of expressions in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम जो एक algebraic expression होता है उसमें terms, factors और coefficient क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे. So let's start and understand with me. You have learned about the algebraic expressions. आपने algebraic expression के बारे में तो अभी तक जान ही लिया है. Algebraic expression contains terms, factors and coefficients. एक algebraic expression में क्या क्या चीज़ें होती हैं? Terms होती हैं, factors होते हैं और coefficients होते हैं. Let's try to understand these. चलिए अब हम इनको जानने की कोशिश करते हैं. Algebraic expression has one or many terms, यानी एक algebraic expression में एक से ज़्यादा भी terms हो सकते हैं. Then terms are separated by the sign plus or minus in the expression. जो इस expression में terms होते हैं वो plus और minus के द्वारा अलग अलग होते हैं. Terms can have one or many factors. एक term में एक और एक से ज़्यादा factors भी हो सकते हैं. Fourth, any factor of a term is called coefficient of the product of the remaining factors. यानी जिसको हम जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, सिंपल सी बात, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं. आगे देखते हैं, इसको हम एक पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस में डिवाइडेड होता है? टर्म्स में. उसमें टर्म्स होती हैं, टर्म्स में फिर फैक्टर्स भी होते हैं और फैक्टर्स में दो चीज़ें होती हैं. एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है और एक कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन. अब आपको क्या करना है? राइट द एक्सप्रेशन विद टर्म्स गिवन बिलो. आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स दे रखे हैं, उनको आपने एक्सप्रेशन में लिखना है और कुछ नहीं करना. आपको जो जिसका साइन है वैसे के वैसे ही उसको रखना है, क्योंकि हमने पढ़ा भी है ना कि वो प्लस और माइनस के साइन के थ्रू सेपरेटेड होते हैं. तो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसका मतलब प्लस होता है. तो आपको ऐसे ही लिखना है. देखिए 5xy ये भी प्लस का साइन है, प्लस 7zx प्लस 8lk और माइनस का 10 है तो माइनस का 10. ऐसे आप रख दो, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा. फिर है 8mn 7ab माइनस 6gf एंड माइनस 5. इसको भी ऐसे रख दो, तो 8mn प्लस 7ab क्योंकि कोई साइन नहीं है प्लस, फिर माइनस 6gf और माइनस 5, देन 7pr 5lm 2gh एंड 6s. तो इसको आपने ऐसे ही लिखना है, माइनस 7pr 5lm प्लस 2gh प्लस 6x. सो अब हम देखते हैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और उसमें टर्म्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं और कोफिशिएंट्स क्या हैं, या कांस्टेंट और वेरिएबल कौन कौन से हैं. तो जैसे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 4xy माइनस 5x प्लस 6, तो एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकते हैं ना? हैं, बिल्कुल हैं. फिर देखते हैं, देखिए इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 4xy. अब 4xy के फैक्टर्स क्या हैं? तो पहले तो हम 4 के फैक्टर करेंगे. तो 4 किस किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में. देन x एंड y, ये तो हो गए फैक्टर्स. और इसमें कांस्टेंट पार्ट कौन सा है? 4, जिसकी वैल्यू रिमेन सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती. और वेरिएबल पार्ट कौन सा है? xy. फिर हम देखते हैं सेकेंड टर्म को. सेकेंड टर्म है माइनस 5x. तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? पहले हम 5 के फैक्टर करेंगे. तो 5 के फैक्टर होते हैं, वो 5 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है. एंड x माइनस 5 1 एंड x. अब कांस्टेंट पार्ट कौन सा हुआ इसमें? 5. और वेरिएबल पार्ट कौन सा हुआ? x, क्योंकि x हमें पता नहीं तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए वो वेरिएबल है. देन थर्ड टर्म इज प्लस 6. अब 6 के क्या फैक्टर होंगे? 6 मतलब फैक्टर का मतलब होता है वो कौन सी टेबल में आता है. 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में ही आता है. तो ये इसके फैक्टर हो गए. अब इसमें तो केवल कांस्टेंट पार्ट है, वेरिएबल पार्ट है ही नहीं. अब लेट अस फाइंड कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं. फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 4xy. तो फैक्टर ऑफ द टर्म, अभी फैक्टर्स हमने फाइंड किए थे 4x एंड y. अब कोफिशिएंट ऑफ 4 क्या हुआ? 4 का कोफिशिएंट क्या होगा? xy
क्योंकि हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा 4 होगा, क्योंकि एक्स वाई को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा 4y, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा 4x। इसी तरह ये देखते हैं, लेट अस फाइंड कोफिशिएंट्स। अब सेकंड टर्म का कोफिशिएंट देखते हैं। सेकंड टर्म क्या है -5x, फैक्टर क्या होंगे 5x और -1, तभी तो -5 बना ना। कोफिशिएंट ऑफ -1 क्या होगा 5x, और 5 का कोफिशिएंट होगा -x। नाउ फाइंड आउट टर्म्स, फैक्टर एंड कोफिशिएंट्स। अब हमें प्रैक्टिस टाइम है और प्रैक्टिस के लिए नोटबुक निकालनी पड़ेगी, और ये 3 क्वेश्चंस अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो क्वेश्चन का पहला भाग है, दिए गए पदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फैक्टराइज द टर्म्स गिवन बिलो। आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, सिर्फ फैक्टराइज करना है और कुछ नहीं करना। जैसे अभी हमने गुणनखंड करने सीखे थे, तो बिल्कुल वैसे करना है। जैसे पहला है 12xy, तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे। तो 12 का पहले हम 12 को अलग कर देते हैं। जो 12 किस किस टेबल में आता है, किस किस पहाड़े में आता है। 1 के टेबल में, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, 6 2 12 और 12 के टेबल में तो आता ही है। यानी इन सब पहाड़ों में 12 आता है। उसके अलावा x और y ये सारे इसके गुणनखंड हो गए। फिर इसके बाद है 20ab। 20 किस किस टेबल में आता है, किस किस पहाड़े में आता है। 1 के टेबल में आता है 20, 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी, 10 2 20, और 20 के टेबल में तो वो आता ही आता है। इसके अलावा a और b, तो ये इसके फैक्टर हो गए, या इसको हम गुणनखंड बोलेंगे। देन 17hg, 17hg, तो 17 के गुणनखंड या फैक्टर क्या होंगे। 17 जो है या 17 1 के टेबल में तो सब आते हैं, तो 1 के टेबल में आता है, और 17 खुद 17 के टेबल में आता है। इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता, किसी पहाड़े में नहीं आता। तो फैक्टर क्या क्या हो गए 1 17 h और g। गुणनखंड क्या हो गए 1 17 h और g। देन 50x vz, 50 के फैक्टर करने हैं, 50 के गुणनखंड करने हैं। तो 50 देखिए 1 के टेबल में सारे आते हैं, तो 1 की टेबल में आता है। 2 की टेबल में भी 50 आता है, 25 2 50 होता है। 5 की टेबल में 5 10 50, 10 की टेबल में 10 5 50, और 50 खुद के टेबल में भी आता है। तो ये इसके फैक्टर हो गए 1 2 5 10 50, और x v और z ये पूरे आपके फैक्टर्स हो गए। फिर -40 mn, तो -40 है तो 1 की टेबल में भी आएगा और -1 की टेबल में भी ये आएगा। देन 2 की टेबल में आता है 40, 4 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में भी आता है, 20 की टेबल में भी आता है, और 40 की टेबल में भी आता है। एंड m और n ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं। फिर 24x²y, तो 24 के पहले फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे पहले। 1 2 3 4 6 8 12, ये 12 2 बार लिख दिया, x और y। तो इसकी टेबल में जो देखिए 24 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में भी आता है 24, 6 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है। देन x और y। फिर है 15fgh, तो 15 के फैक्टर करोगे उसके गुणनखंड। तो 15 कौन कौन से पहाड़े में आता है, टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 3 5 5 के टेबल में 5 3 और 15 खुद अपने टेबल में भी आता है। तो और बाकी f g h ये सारे के सारे हो गए फैक्टर या गुणनखंड। देन सेकेंड क्वेश्चन, दिए गए पदों के अचर भाग को ज्ञात कीजिए। अचर जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। राइट द कॉन्स्टेंट्स पार्ट इन द गिवन बिलो। आपको कांस्टेंट पार्ट लिखना है जो कि कांस्टेंट रहता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे 23xz में कांस्टेंट कौन सा होगा 23। 12st में कौन सा होगा 12, माइनस bcz में क्या होगा -1। फिर 79k में क्या होगा 79, ये कांस्टेंट पार्ट है जो कि चेंज नहीं होगा। 79 ही रहेगा, उसकी कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। 15j इसमें कांस्टेंट पार्ट कौन सा है, अचर कौन सा है 15, क्योंकि 15 की वैल्यू 15 ही रहेगी। 9x में क्या है 9, 18mn में क्या है 18, 72 bc में क्या है 72। तो कांस्टेंट पार्ट का मतलब जो चेंज नहीं होता। फिर तीसरा प्रश्न है, दिए गए पदों के चरभाग को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द वेरिएबल पार्ट इन द टर्म्स गिवन बिलो। अब आपको चरभाग ज्ञात करना है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है, जो फिक्स नहीं होता है। लाइक फर्स्ट इज ASD, तो इसमें क्या होगा
चर भाग कौन सा है जिनकी वैल्यू चेंज हो रही है, ए की वैल्यू चेंज हो रही है, एस की वैल्यू चेंज हो रही है और डी की वैल्यू भी चेंज हो रही है। देन 6 बी एन एम, तो इसमें क्या होगा, बी एन एंड एम ये वेरिएबल पार्ट है यानी चर भाग है। 34 पी क्यू, तो इसमें कौन सा चर भाग है, वेरिएबल पार्ट है, पी एंड क्यू। फिर माइनस एफ जी एच, तो इसमें चर भाग कौन सा है, एफ जी एंड एच। देन फिफ्थ इज 8 जे के, इसमें वेरिएबल पार्ट कौन सा है, जे एंड के यानी चर भाग जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जे एंड के। फिर 7 एक्स वाई जेड, तो 7 तो क्या है, कांस्टेंट पार्ट है यानी चर अचर भाग है, तो इसमें चर कौन सा होगा, एक्स वाई और जेड। फिर 24 पी क्यू आर में पी क्यू और आर। सो इस तरीके से हमें चर और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। And if you want to defeat coronavirus, then keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards and please wear a mask। और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।